नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शंकर करतार कोचिंग की तरफ से आज सेशन हम लोग तीसरा शुरू करेंगे। 2 दिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, आज भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चलेगा। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रहेंगे। एमटीएस हवलदार, बार बार इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि नंबर ऑफ पोस्ट 8000 से ज़्यादा है। बहुत ही आसान मौका है। 10th पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप मैट्रिक पास हों। 100 रुपया फीस लग रहा है फॉर्म भरने का। और तैयारी में क्या है, मैथ्स और रीजनिंग आपका क्वालिफाइंग हो जाता है। जीके जीएस और इंग्लिश पे आपका मेरिट बनेगा। बहुत ही आसान मौका है और बड़े आसानी से निकल जाएगा। बस एक फोकस्ड स्टडी और एक टेक्निकल मेथोडिकल स्ट्रैटेजी का ज़रूरत है, जो हम आपको देंगे। हम शुरुआत से ही बता रहे हैं, पहले ही दिन से बता रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग ने ये शुरू किया है जिससे कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा बन जाएगा, आपसे रिवीजन हो जाएगा सारा का। सारे क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक, जो कॉन्सेप्ट है वो साथ में दे दिया जाएगा। तो आप एक्स्ट्रा चीज पढ़ने से बचिएगा। जो आज तक पूछा ही नहीं है वो उसमें सवाल ही नहीं रहेगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं जाएगा, वो हम बताएंगे ही नहीं। तो आप एक्स्ट्रा चीज पढ़ने से बच जाइएगा। तीसरी बात, जितना भी तरह का फॉर्मेट वो पूछता है वो सारा हमारे दिमाग में आ जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। तो एकदम कट टू कट में हम लोग चलेंगे, पूरा थॉरो स्टडी भी हो जाएगा और कोई भी थोड़ा भी इधर उधर का बात नहीं होगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम लोग। इसलिए सभी वीडियोज को और सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज को आप देखिए और सही से ढंग से, कोई नोट्स हो तो नोट्स तैयार कीजिए और एक फोकस्ड वे में हम लोग चलेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही अभी चल रहा है। लिखा हुआ है, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। हम लोग जानते हैं क्योंकि सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा है नीतू, तो नीतू के हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए था। तो जो हैव लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हैज। यहाँ पे इसने लिखा है हैव, वो गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिए अगला सवाल बनाते हैं। करेक्ट सेंटेंस को चूज कीजिए। ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर आप इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़ते हो तो पता चला जल्दीबाजी में कह रहा है कुछ और हो गया कुछ। ये कह रहा है कि करेक्ट को ढूंढिए, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब क्या होगा आप देखिए, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर, ये है ARE, ARE। The participants of the competition are waiting for their turn curiously। ये आप पकड़ पा रहे हो क्या लिखा है, क्या टेक्निकली इसमें फंसाने का कोशिश किया है? एक तो अगर ध्यान से नहीं दिखिएगा कि करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है, तो सबसे पहला गलत है। और आपको अगर कहीं दिमाग में आ गया कि इनकरेक्ट ढूंढने के लिए कह रहा है कि कौन इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोग को इनकरेक्ट ढूंढने का, एरर ढूंढने का आदत पड़ा होता है। इनकरेक्ट कहीं ढूंढे और कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग, तो आर नहीं होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए। यही गलत है, इसी में टिक लगा दो। हमें गलत नहीं सही ढूंढना है। गलत तो ये होगा ही। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख रहा है, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। तो ये क्या है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसको लेके चलते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पे होना चाहिए हैव और बीन। ठीक है ना? अगला देखिए, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन हैज बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। फिर है ए पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज वेटिंग, और फिर है द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज वेटिंग। क्या ठीक है? तो कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा ये आपको बताना है।
करेक्ट कौन सा है, होना क्या चाहिए, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली कि इज वेटिंग। सब में देखिए कुछ ना कुछ एरर लिखा हुआ है। तो अगर हम हैव बीन वाला कॉन्सेप्ट लेके चलें कि पार्टिसिपेंट्स प्लूरल लिखा हुआ है, इसके साथ हैव बीन होना चाहिए, तो एक पॉइंट को हम मिस कर देंगे। कहां पे, जहां भी हैव बीन और हैज बीन लिखा हुआ रहेगा वहां पे ध्यान रखिएगा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम होना जरूरी होता है। किसी न किसी तरह से समय का पीरियड या पॉइंट लिखा हुआ जरूर होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि ये कुछ समय से माने परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंस में जा रहा है। और जब परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंस में जाएगा तो क्या लग जाएगा, पार्टिसिपेंट्स है तो उसमें लग जाएगा हैव बीन। अब हैव बीन ढूंढने के चक्कर में क्या हुआ, न इसमें हैव बीन मिला, न इसमें मिला, न इसमें मिला, न इसमें मिला। तो द पार्टिसिपेंट्स यहाँ लिखा है और यहाँ इज लिखा है, तो ये गलत हो गया। ए पार्टिसिपेंट्स लिखा है, ऑफ द कंपटीशन इज वेटिंग फॉर देयर टर्न लिखा हुआ है, यहाँ देयर लिख दिया हुआ है और एक साथ पार्टिसिपेंट्स लिखा है, ये भी गलत हो गया। फिर लिखा है द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन हैज बीन, यहाँ लिख दिया है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ जो आर बनाए थे यही सेंस सही जाएगा और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें हैव बीन कहीं मिल नहीं रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम कहीं दिख नहीं रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख लीजिए आप, आपके सामने सारा डिटेल में लिखा हुआ है, क्यों गलत होगा, कौन सा गलत होगा, क्या कॉन्सेप्ट है। हमेशा देखिए आईएनजी माने V4 फॉर्म कहीं लिखा हुआ है और वेट करना होता है तो जनरली वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है, लेकिन हम मिस कहाँ कर जाएंगे, हम पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम देख नहीं पाते हैं कि समय का बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके साथ हम हैव बीन हैज बीन ढूंढने लगते हैं। यहाँ पे हैज बीन लिखा हुआ है एक में तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है द पार्टिसिपेंट, दूसरा में ए के साथ पार्टिसिपेंट्स लिखा है, तीसरा में द पार्टिसिपेंट्स के साथ इज लिख दिया है। तो इन चारों ऑप्शंस में क्या ढूंढना है हमें, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला दर्शन विश्ड ही hadn't went to the theme park in the first place। अब इसमें बताइए क्या गलत है, दर्शन विश्ड, विश्ड के बाद ही hadn't लिखा हुआ है डायरेक्टली। अब ही हैड नॉट के बाद क्या होना चाहिए था, देखिए हैड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ही हैड नॉट। हम जानते हैं हैड के साथ क्या लगा हुआ है, हैड के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए, हैड के साथ लगना चाहिए V3, लिखा हुआ है क्या V2। दर्शन विश्ड ही हैड नॉट वेंट टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब दर्शन गया होगा थीम पार्क, अब कोई दिक्कत हो गया होगा तो पछता रहा है कि काश हम आगे आगे नहीं गए होते या थीम पार्क हम गए ही नहीं होते, उसकी चर्चा ही नहीं होती, जाते ही नहीं तो आगे इतना लफड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे हैड नॉट लिखा हुआ है और वेंट लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए था उसमें, गॉन होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी में वेंट टू द थीम पार्क लिखा हुआ है, हेड के साथ वेंट नहीं, V3 गॉन होना चाहिए, तो ये वेंट वाला में एरर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला लिखा हुआ है शी ऑलवेज इनवाइट मी। अब यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ इनवाइट लिखा हुआ है V1, इसके साथ होना क्या चाहिए था V5, V5 क्या होगा इनवाइट्स, तो क्या हो जाएगा शी ऑलवेज इनवाइट्स मी टू द डिनर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ V1 में प्लूरल होना चाहिए तो सिंगुलर इनवाइट्स, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आप ध्यान अगर दे रहे होंगे तो आप देखोगे सारा ईयर और शिफ्ट के साथ दिया हुआ है, जितना भी क्वेश्चन लिखा है सबका ईयर और शिफ्ट के साथ दिया हुआ है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
आप बस कॉन्सेप्ट देखते चलो और स्टैंडर्ड देखते चलो कि कितना आसान होता है, और बस थोड़ा सा लॉजिक अगर आपको पता है तो ये निकल जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, फिर ये है 18/7/23 का तीसरा शिफ्ट। कह रहा है द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर एनवायरनमेंट which include interfering species, elements, pollution, and a boiling temperature were putting wildlife populations at peril. Which include interfering species, element, ये वाला गलत है कि ये boiling temperature गलत है कि क्या गलत है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम ये क्वेश्चन आपको लिख के दे दिए और इसी क्वेश्चन के सारे लाइन को हम इधर 4 टुकड़ा में आपको लिख के देते हैं। अब बताइए, अगर इसमें एरर आपको नजर आ रहा है तो ये किस टुकड़ा में नजर आ रहा है? ए में, बी में कि सी में? और कहीं भी नहीं नजर आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? नो एरर, डी। तो हम देखते हैं कि कहीं किसी में लिखा हुआ है एरर वाला कि एरर फ्री है। ये पर द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर एनवायरनमेंट विच इंक्लूड interfering species, elements, pollution, and a boiling temperature were putting wildlife populations at peril. अब प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स है, देखो द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स प्लूरल लिखा है टू आवर एनवायरनमेंट, और यहां पे लिखा हुआ है वर पुटिंग, ठीक है ना? प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स हैं, मतलब आज के युग में, अभी के समय में हमारे वातावरण को जो थ्रेट है, जो खतरा है, उसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है इंटरफेयरिंग स्पीशीज, एलिमेंट्स, बीमारियां, पोल्यूशन, प्रदूषण एंड बॉइलिंग टेम्परेचर, और बढ़ता हुआ तापमान। और वर पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एट पेरिल, मतलब ये सारी चीज मिलके और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को खतरे में डाल रही थी कि डाल रही है? प्रेजेंट का ना बात कर रहा है ये, तो फिर पास्ट कहां से आया? तो जिसमें वर पुटिंग लिखा हुआ रहेगा, देखिए इसमें जो वर पुटिंग लिखा हुआ ये गलत है, तो हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, देखिए प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स। अब प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स मतलब अभी वर्तमान के समय में हमारे वातावरण को जिससे डर है, जो नुकसान पहुंचाने वाला है, वो क्या है? कौन कौन सी चीजें? सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, और लास्ट में कर रहा है कि ये सब मिल के वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को खतरे में डाल रहा था या डाल रहे थे, डाल रहा है ना होगा, प्रेजेंट जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट सेंचुरी का बात कर रहा है, इसलिए वर नहीं होगा, हैव होगा, आर होगा। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएगा? वर पुटिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, देखो मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्पोररी विड्रॉल फॉर सर्विस। अब क्या लिखा हुआ है? राम कुमार जो कि कैशियर है, तो राम कुमार सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर होना चाहिए, तो जहां आर लिखा हुआ है वहां पे क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। राम कुमार सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए कि नहीं? तो जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है वहां वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, आर के जगह इज होना चाहिए, तो जिसमें आर रहेगा वही गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे आर लिखा हुआ, होना क्या चाहिए? इज। SSC MTS 18/7/23 फोर्थ शिफ्ट का सवाल। आसान है, बिल्कुल आसान। हमने कहा, हम हमेशा से बोलते आए हैं कि इसका कोई लेवल ही नहीं रहेगा अगर आप एक बार सारे क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व कर लेते हैं, सारा कॉन्सेप्ट जानते हुए सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ भी नहीं बचेगा नया इसमें जो हमसे आपसे नहीं हो पाए और हम सिलेक्शन नहीं ले पाए। ठीक है, अगला, वन ऑफ दिस बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ हेरेस। ठीक है, एरेस या हेरेस पढ़ते हैं, ए एच को गायब कर दिया जाता है पढ़ने में इसमें। तो यहाँ पे
कितने पोर्ट्रेट में मैंने कितने बॉक्स में पोर्ट्रेट था, ये कह रहा है कि इन सारे बक्सों में से एक बक्सा 1 ऑफ 2 ऑफ के बाद हु बीच। पहला वीडियो आप देखना, हमने क्या कहा था कि 1 ऑफ लिखा हुआ रहेगा, 1 ऑफ के बाद नाउन रहेगा, तो ये नाउन तो हमेशा प्लूरल रहता है, लेकिन इसके बाद तुरंत वर्ब आए तो वर्ब इसके हिसाब से होगा, और इसके बाद पहले WH वर्ड आ जाए, which आ जाए, that आ जाए, who आ जाए, इसके बाद अगर वर्ब होगा तो वर्ब इसके हिसाब से होगा। ठीक है, आप देख लो इस स्ट्रक्चर को। तो 1 ऑफ लिखा हुआ है ना, देखो 1 ऑफ लिखा हुआ है, फिर नाउन है, दीज बॉक्सेस, नाउन प्लूरल है ना, और उसके तुरंत बाद वर्ब लिखा है, तो वर्ब 1 के हिसाब से होगा, और 1 के हिसाब से होगा तो हैव के जगह पे क्या होगा, हैज होगा। आप कंफ्यूज मत कीजिए कि लास्ट में बॉक्सेस लिखा हुआ है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके हिसाब से होगा, लास्ट में और पहले में हमेशा नहीं चलता है। कितने बक्से में पोर्ट्रेट था, जो चित्र था, तो वो पेंटिंग था, वो कितना, तो जितना भी यहाँ पे बक्सा है उसमें से एक बक्सा में एरेस का पोर्ट्रेट था। ठीक है, तो जहां पे हैव लिखा हुआ वहां पे हैज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही टिक मार देंगे, हैव के जगह हैज हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, हेयर कम द बस फॉर लखनऊ। बस सिंगुलर है ना, तो बस लखनऊ जाने वाली बस आ गई, बस आ गई, सिंगुलर के साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो कम नहीं होगा, क्या होगा, कम्स होगा। बस सिंगुलर है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, कम नहीं कम्स होगा, तो क्या होगा, कम गलत है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। SSC MTS 25 जुलाई 23 फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। कितना आसान सवाल है, देखो ध्यान से, हर सवाल पे मैं ये डंका दूंगा, हर सवाल पे मैं ये चोट करूंगा कि थोड़ा सा भी सीरियस अगर हो जाओ, और जो फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है इधर से, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के थ्रू भी देख सकते हो, खाली सेशन से जुड़े रहो, आधे आधे घंटा का सेशन होता है हर सब्जेक्ट का। मैं वादा करता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे जब ये सेशंस खत्म हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं एकदम सब कुछ फ्रेश है और मैं कुछ कर पाऊंगा। थोड़ी भी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का बहुत अच्छा तरीका है, और ये आपको अपना मार्क्स इंप्रूव करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो बस कम्स हो जाएगा सिंगुलर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है, SSC MTS 15 मई 2023 आफ्टरनून सेशन वाला है, देख लो आप। लिखा हुआ है, no matter how mountains are formed, they eventually becomes too heavy and succumb to gravity। कहता है क्या कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि माउंटेन बनते कैसे हैं, पर्वत बनते कैसे हैं, लेकिन आखिर में वो इतने हैवी हो जाते हैं कि ग्रेविटी के आगे घुटने टेक देते हैं। मतलब ग्रेविटी उनको खींच के रख लेती हो, चाहे जितना बड़ा हो, जितना विशालकाय हो, ग्रेविटी के आगे उनकी नहीं चलती है, और ग्रेविटी उनको खींच के वहीं जमीन पे पटक देती है। अब देखो, दे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ दे इवेंचुअली और बिकम्स लिख दिया है। ठीक है, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए, बिकम्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिकम होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे जिसमें बिकम्स लिखा हुआ है वो गलत हो गया, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा देंगे। क्लियर ना। अगला है 15 मई 2023 इवनिंग से। In humans, consumption of alcohol stimulate brain cells to release mood-altering dopamine। कह रहा है कि ह्यूमन में, मानव में, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की खपत, शराब का सेवन, शराब पीना, शराब लेना, स्टिमुलेट, तो ये एक प्रोसेस है ना, स्टिमुलेट माने होता है बढ़ा देना, क्या चीज, ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स को उस चीज के लिए तैयार कर देता है, किस चीज के लिए, रिलीज मूड अल्टरिंग डोपामाइन। डोपामाइन एक केमिकल है
जो हमारे ब्रेन सेल से निकलता है ताकि हमारा मूड अलग तरह का हो जाए। ठीक है ना। चलो आप देखो क्या है, कहता है अल्कोहल का खपत माने शराब का सेवन आदमी के दिमाग को, आदमी के ब्रेन को इस तरह से बना देता है कि वो मूड अल्टरिंग हार्मोन होता है, एक डोपामाइन केमिकल होता है, वो रिलीज करता है। तो ब्रेन को उस तरह से कौन बनाता है? कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की खपत। यह एक प्रक्रिया, एक काम हुआ कि अगर ये काम करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। ये कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल यहाँ सब्जेक्ट बना कि क्या करने से होता है। जैसे कहेगा रनिंग कीप्स यू फिट, दौड़ना आपको फिट रखता है, तो रनिंग सब्जेक्ट बन गया। तो रनिंग कीप यू फिट कि कीप्स यू फिट? ऑब्वियसली हो जाएगा कीप्स यू फिट, और कीप्स यू फिट में रनिंग सब्जेक्ट बना। वैसे ही यहाँ पे क्या बनेगा? कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, कंजम्पशन सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या होगा? स्टिमुलेट नहीं होगा, स्टिमुलेट्स होगा। वहां पे सिंगुलर वर्ब होगा स्टिमुलेट्स, है ना। स्टिमुलेट देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सी में लिखा हुआ है स्टिमुलेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा देंगे इसका। क्लियर है? अगला कहता है माई रिसर्च फोकस ऑन मरीन मैमल बिहेवियर, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। अब माई रिसर्च के बाद लिखा हुआ है फोकस, माने मेरा रिसर्च किस चीज पे आधारित है, किस चीज पे फोकस करता है। मेन रूप से क्या चीज पर है? ये SSCMTS 9 मई 2023 इवनिंग शिफ्ट का है। किस चीज पे फोकस कर रहा है मेरा रिसर्च? मरीन मैमल बिहेवियर। मरीन मैमल मतलब होता है समुद्र में रहने वाले वो जीव जो बच्चा देते हैं। मैमल किसको कहा जाता है? जो बच्चा देते हैं। और एक जैसे जीव को पैदा होने का दो तरीका होता है, एक डायरेक्ट बच्चा के रूप में पैदा होना, दूसरा अंडा से बच्चा निकलना।
तो मैमल उनको कहते हैं जो बच्चा देते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे समुद्री जीव जो मैमल के कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चा देते हैं, उनका बिहेवियर इकोलॉजी माने पर्यावरण, वातावरण और उसका कंजर्वेशन, बचाव। अब गलती कहां पे देखो लिखा है, माई रिसर्च फोकस, फोकस करना यहाँ पे वर्ब हुआ, माई रिसर्च सब्जेक्ट बनेगा, तो माई रिसर्च फोकस नहीं होगा, फोकसेस, FOCUSES। यहाँ पे ये V1 दिया हुआ है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए था, V5, तो फोकस नहीं होगा, फोकसेस होगा। कहाँ चला जाएगा, फोकस गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट करेंगे, सही आंसर हो जाएगा। इतना इजी है, देख लो आप। इसके बाद फिर से 4 मई 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का है। द टाइम स्केल, ये टाइम है TIME, टाइम, और स्केल SCALE, सेपरेट है दोनों, ठीक है ना। द टाइम स्केल ऑफ प्रोकारियोट evolution have been difficult to reconstruct because of a limited fossil record। अब ये जो प्रोकारियोट है, ये एक प्रकार के जीव होते हैं, शायद एक तरह का वेल होता था, मतलब एग्जैक्टली कौन सा ये जीव है ये तो मैंने हिंदी में नहीं बता सकते हैं, क्या इसका एग्जैक्ट नाम होता होगा हिंदी जानवर के हिसाब से, लेकिन ये एक समुद्री जीव है जिसका नाम है प्रोकारियोट। अब ये प्रोकारियोट जो है वो एक जीव है, समुद्री जीव है शायद, या मतलब वैसा है जिसका जीवन होता है कुछ उस तरह का कुछ है। अब इसके उद्भव उत्पत्ति का बात कर रहा है, तो इसके उत्पत्ति की बात करें माने, या फिर कुछ भी मान लो बायोलॉजिकली कुछ होगा, कोई सेल, कोई टिश्यू, ऐसा कुछ भी होगा जिसका उत्पत्ति, इवोल्यूशन माने उद्भव उत्पत्ति का बात हो गया। तो कह रहा है कि प्रोकारियोट जो होता है, जैसे मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद आ रहा है कि प्रोकारियोटिक जीव होते हैं, माने जिनका जो है वो जो झिल्ली होता है उस सेंटर नहीं होता है उसमें, है ना। मतलब क्या होता है कि जनरली जीव के जो होते हैं, बायोलॉजी में डिटेल में बताएगा, जनरली जो जीव होते हैं उनका सेल होता है तो कुछ ऐसे उसका सेंटर, केंद्रक उसमें होता है, वैसा ही जीव होता है, लेकिन इसमें ऐसा केंद्रक नहीं होता है। तो खैर मान लो कुछ भी हो, प्रोकारियोट जो है वो कुछ भी, कोई भी चीज हो, उससे मतलब नहीं है। करेक्ट, टाइम स्केल ऑफ प्रोकारियोट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन माने उत्पत्ति, उत्पन्न होना, पैदा होना, इवोल्यूशन। तो इसका इवोल्यूशन हैव बीन डिफिकल्ट, क्या चीज डिफिकल्ट, किसके बारे में लिखा है, टाइम स्केल के बारे में, कि ये कब हुआ, कब बना होगा, ये शुरुआत इसकी कब, ये कितना पुराना है, ये निकालना, ये बताना मुश्किल हो जाता है। तो डिफिकल्ट क्या रहा है, टाइम स्केल निकालना, और टाइम स्केल सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव बीन नहीं होगा, क्या होगा, हैज बीन। टाइम स्केल हैव बीन डिफिकल्ट नहीं होगा, टाइम स्केल हैज बीन डिफिकल्ट होगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, यहां पे देखो हैव बीन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा देंगे, ठीक है। अगला क्या है, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। अब देखो देयर के साथ THERE, देयर के साथ वर्ब किस पे डिपेंड करता है, ये जो नाउन आ रहा होता है वर्ब के बाद उस पे, क्योंकि देयर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसके साथ सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, देयर इज भी लिख सकते हैं, देयर आर भी लिख सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है कि वर्ब के बाद जो इधर नाउन आ रहा है वो किस कैरेक्टर का है, सिंगुलर है कि प्लूरल। अब देखो देयर के बाद यहाँ पे इज लगाया है, और आगे क्या लिखा है, ए नंबर ऑफ मेडिकेशंस। आप जान लो, ए नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ, इन सब का मतलब होता है काफी संख्या में।
अब देखो, अगर काफी संख्या में मेडिकेशंस पता है, दवाई रिमेडी हमको पता है, तो देयर के साथ इज होगा कि आर होगा। ये नंबर ऑफ मैंने काफी संख्या में, बहुत ज्यादा, और वो भी काउंटेबल, तो यहाँ इज नहीं होगा, क्या होगा आर। ए देख के इज नहीं लगाना है, क्योंकि फ्रेज है ए नंबर ऑफ, जिसका मतलब होता है काफी संख्या में। ए नंबर ऑफ ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है काफी संख्या में, बहुत ज्यादा, और काउंटेबल, संख्या तो काउंटेबल के लिए ही होता है, इसलिए देयर के बाद इज नहीं होगा, आर होगा। क्लियर? कौन सा ऑप्शन ले लें? तो ये जो इज है ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एमटीएस 4 मई 2023 का आफ्टरनून शिफ्ट का। फिर है योर सक्सेस वर शॉर्ट लिव्ड एंड हैड डिजास्टरस आउटकम्स, कि तुम्हारी सफलता थोड़े ही समय के लिए थी। शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत कम समय के लिए होना। योर सक्सेस वर शॉर्ट लिव्ड एंड हैड डिजास्टरस आउटकम्स, और उसमें भी जो है जितने भी परिणाम आए सब दुष्परिणाम ही थे, सब खराब ही थे, कुछ अच्छा उतना दिन में भी हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस सब्जेक्ट बना है, तो वर नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा। और वाज होगा तो जो वर वाला यहाँ लिखा हुआ है वो एरर वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक ना? फिर आगे देखो, करा इंडियाज क्लेम टू बी अ वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स आर हैवली कॉम्प्रोमाइज्ड। ये क्या चीज कॉम्प्रोमाइज हो गया है? भारत का क्लेम, भारत का यह दावा कि हम फार्मास्यूटिकल्स में, माने दवाई के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 है, यह दावा वो सही नहीं हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज मतलब कंपटीशन मिल रहा है या गलत है, इस तरह से दिखाना चाहता है कि नहीं, आप अकेले फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आप उस्ताद नहीं है, आप सबसे बड़े नहीं हैं। ये दावा गड़बड़ है। क्या चीज का दावा? कि हम अकेले ही फार्मास्यूटिकल के लीडर हैं। तो गड़बड़ क्या हो गया? इंडिया का दावा, क्लेम कि नहीं हम हैं, और ये क्लेम, ये दावा जो पेश किया है वो गड़बड़ है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, तो उस सब्जेक्ट के लिए ये जो आर बना है वो क्या आर नहीं होगा, इज होगा। क्या होगा? इंडियाज क्लेम इज हैवली कॉम्प्रोमाइज्ड। किस चीज का क्लेम? टू बी ए वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स। ऐसा मत करना कि फार्मास्यूटिकल्स लास्ट में एस के साथ लिखा हुआ है तो यहाँ पे आर लगा देंगे कि इसके हिसाब से आर होगा। नहीं, क्या होगा? सब्जेक्ट बना है इंडिया क्लेम, भारत का दावा। कॉम्प्रोमाइज क्या है? भारत का दावा। तो दावा ये सब्जेक्ट, क्लेम सब्जेक्ट बनेगा, तो इज होगा। एक काम है, सिंगल वर्क है, जिसको सब्जेक्ट बनाए हैं तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर वाले में एरर होगा, ऑप्शन नंबर 1 कर देंगे। फिर ह्यूमंस आर ड्राउन टू फूड्स दैट इज फैटी, स्वीट, रिच एंड कॉम्प्लेक्स। अब देखो, फूड्स लिखा है मतलब टाइप ऑफ फूड का बात कर रहा होगा। कर आदमी लोग जो है, ह्यूमन आज के डेट में क्या हो रहा है, उस तरह के भोजन के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है जो कैसे हैं, जो फैटी हैं, स्वीट हैं, रिच एंड कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे फूड्स के साथ क्या लिखा है? दैट इज। तो जब फूड को प्लूरल फॉर्मेट में लेके जा रहे हो आप, तो इज नहीं लिखोगे, और अगर फूड लिखना होता, एस नहीं लगाते इसमें, तब इज वैलिड होता। तो फूड्स के साथ इज, ये वाला कॉम्बिनेशन गलत है। इधर प्लूरल करो चाहे इधर सिंगुलर करो, फूड का एस काटो चाहे इज को आर बनाओ, तो हम आर ही बनाएंगे उसको, क्योंकि यहाँ फूड्स लिख के टाइप ऑफ फूड का बात करना चाह रहा है कि उन सारे तरह के भोजन के प्रति आकर्षित हो जाता है जो फैटी, स्वीट और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इज के जगह आर होना चाहिए था, ये इज वाला गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला, नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड हैव बीन अकॉम्प्लिश्ड विदाउट पैशन। ध्यान रखना, नथिंग हमेशा सिंगुलर होता है। somebody, someone, something पहले ही क्लास में बताए थे। somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing and anybody, anyone, anything। क्या क्या हो जाएगा? some, every, any, no। इसके साथ क्या क्या जुड़ेगा? बॉडी, वन और थिंग। ठीक है,
ये होता है हमेशा सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, एक और ध्यान में रखना, नथिंग बट का कॉन्सेप्ट क्या करेगा, लिखेगा नथिंग बट स्टूडेंट्स, तो हैज बीन कॉल्ड होगा, यहां हैव बीन नहीं होगा। नथिंग के बाद जब बट लिखेगा, ध्यान रखना, नथिंग के बाद जब बट लिखेगा तो उसके बाद जो नाउन रहेगा वो रहेगा हमेशा प्लूरल, लेकिन वर्ब जो होगा वो होगा हमेशा सिंगुलर। ध्यान रखना, नथिंग बट, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दो, नथिंग के बाद बट लगा हुआ रहे तो नाउन होगा प्लूरल लेकिन वर्ब होगा सिंगुलर, और नहीं भी रहे नाउन तो भी वर्ब होगा सिंगुलर। नथिंग हमेशा जब भी सब्जेक्ट बन के आएगा तो सिंगुलर ही आएगा किसी भी सिचुएशन में। तो नथिंग हैव बीन नहीं होगा, नथिंग हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड होगा। ठीक है, अगला, there are already many examples of great technology that had born in the United States. अब there are already many examples of great technology that had born, ये जो लिखा हुआ है that had born गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल हैं, कंटेम्प्ररी में चल रहे होंगे, उसके लिए हैड लिखना गलत होगा, इसलिए जहां हैड वाला है वहां पे हम क्लियर कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए में टिक मारेंगे, कहानी खत्म। ठीक है, Harry's eyes watered in the chill as they soared upwards. He could see nothing below now. अब क्या है, ये वाटर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो V2 लिखा हुआ है, मतलब पानी से पूरा भर गया। वाटर्ड मतलब पूरा आंसू आंसू हो गया, उसका आंख में पूरा पानी भर गया। तो यहाँ पास्ट में शुरू हुआ, आगे पूरा पास्ट में जाना चाहिए। हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी कहानी पास्ट में शुरू हो तो इससे जुड़ा हुआ जितना भी वर्ब हो, V1 मतलब स्ट्रक्चर वाला नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जितना भी वर्ब हो सब ये किस में आएगा, पास्ट में। पास्ट में शुरू होता है तो पूरा कनेक्टेड वर्ब जो भी होता है वो पास्ट में जाता है। तो ये सोअर जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा SOARED, सोअर्ड। ठीक है ना, तो जहां पे सोअर लिखा हुआ है देख लो, वो हो जाएगा सोअर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे क्योंकि वही गलत लिखा है। अगला है, नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर्स आर रेडी टू प्ले। नाइदर नॉर, ये हमने आखिरी का 2 या 3 सवाल कल बताया था, ये आखिरी में वही है, मैं इसको बता के एंड करूंगा। नाइदर नॉर में क्या बताया हमने, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर में बाद वाला सब्जेक्ट होता है। हिज सिस्टर्स लिखा हुआ है तो यही सब्जेक्ट बनेगा, और हिज सिस्टर्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल लगाया है। तो नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर्स आर रेडी टू प्ले द गेम, इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं है। क्लियर है, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। कल फिर लेके आएंगे बचे हुए सिंटेक्स के सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और कल फिर इसी तरह से डिटेल्ड डिस्कशन होगा। तो आप सेशंस को लाइक सब्सक्राइब तो कीजिए ही, करतार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो जाते रहेंगे आपके पास। एंड मोस्ट ऑफ ऑल अभी फोकस करना है MTS हवलदार पे, तो आप सारे सेशंस को अच्छे से अटेंड करें क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर सवाल बनवाए जा रहे हैं, आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं हर बार कह रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा चीज पढ़ने से बचोगे, इधर उधर की चीज आपको पढ़ने को नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग प्रिसाइजली एकदम एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर को ही सोल्व कर रहे हैं, इधर उधर का कोई सवाल नहीं है। ठीक है ना, थैंक यू।